चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं त्याओजुंग ने जैसा कि कहा था इतना उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए वो उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है अपने भाई के साथ मिलके यूसी से बदला लेने के लिए उसने जो प्लान बनाया था, उस प्लान के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो उसके साथ हुआयांग से यहाँ पर आए थे, जो उसके आदमी थे। वो सोच रहा होता है क्या उन्होंने मेरा साथ देने का शपथ ले रखा है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो उनमें से कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी रक्षा करने की कसम खाई है और मुझे खतरे से बचाया है। वो सब ईमानदार, सच्चे और अच्छे लगते हैं। अपने लोगों को इस तरह याद करते हुए और उन्हें अपने लिए इस तरह लड़ता हुआ देखकर उसे एहसास होता है कि वो यूसी से हारकर उन लोगों का दिल दुखा रहा है। इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो लगातार अपने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहा था और अपने टारगेट पर तीर छोड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ धनुष उठा लेता है और वो तीर छोड़ने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह तो आप यहाँ हैं। तभी मैं सोचूं मैंने पिछले कुछ दिनों से आपको देखा ही नहीं है। अब मुझे पता चला कि आप तो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए यहाँ मैदान में छिपे हुए हैं। तो स्याओजिंग उनकी तरफ मुड़कर देखता है और यहाँ कोई और नहीं बल्कि यूसी था। वो बोलता है, आप तो सच में काफ़ी लाजवाब हैं। तो उसे अपने पास ऐसे देखकर और ऐसी बातें करता हुआ देखकर स्याओजिंग सोचता है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है और वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है। तभी यूसी पीछे से आके स्याओजिंग को पकड़ लेता है, जिससे स्याओजिंग छटपटाने लगता है और चौंक जाता है। वो बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी यूसी उससे बोलता है कि अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए और वो उसे धनुष चलाने का सही तरीका बताने लगता है कि उसके हाथ को कहाँ पर होना चाहिए और उसे तीर को किस तरह पकड़ना चाहिए। वो ये सब उसे बताने लगता है, पर यूसी के इतने करीब होने की वजह से स्याओजिंग ब्लश करके सोचता है, क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है, क्या वो मुझे जानबूझकर पकड़ रहा है। पर देखने में तो वो सीरियस लग रहा है कि वो मुझे सच में ये सब सिखाना चाहता है। तभी उसे बताने लगता है कि अपने उंगलियों की ताकत रस्सी को खींचने में लगाओ। यहाँ स्याओजिंग सोच रहा होता है वो ये सब जानबूझकर कर रहा है और तभी वो तीर छोड़ देते हैं जो सीधे जाकर बिल्कुल टारगेट पर लग जाता है, जिस पर यूसी बोलता है, अगर आप इस तरह से वार करेंगे तभी निशाना सीधे टारगेट पर जाकर लगेगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है योर हाइनेस। तो स्याओजिंग बोलता है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर वो सोचता है, रात के अंधेरे में गले लगना अलग बात है, पर ऐसे दिन दहाड़े गले लगना और किस करना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और ये तो गलत है। ये बोलकर वो धनुष लेके उसके आमने सामने खड़ा हो जाता है और उससे दूर होने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए यूसी बोलता है, मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ और आपने मुझ पर ही धनुष चलाना शुरू कर दिया। मैंने आपकी मदद की और बदले में आपने मुझे ये सिला दिया। आपने तो मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। तो स्याओजिंग मुंह बनाकर बोलता है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी गलती क्या है। तो यूसी बोलता है, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है, कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि हमारे बीच जो हुआ उसके बारे में हम भूल जाएंगे और ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था और मैं वो बात भूल चुका था, पर मुझे पता नहीं था कि आप इस बारे में भूल नहीं पाएंगे। फिर वो उसे टीज करते हुए बोलता है, जब आपका दिल ही आपके काबू में नहीं है तो आप इसका दोष मुझे कैसे ठहरा सकते हैं। ये सुनकर स्याओजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लश करते हुए वहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो बोल रहा था, आज के लिए बस इतना ही, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो यूसी उससे बोलता है, आप अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, पर अगर कभी आगे आपको मेरी मदद चाहिए हो तो प्लीज़ बेझिझक मांगिए। मैं आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपको मुझसे काम है तो हर बार अलग अलग तरीके खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ सीखना है तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सब कुछ सिखा दूंगा। कम से कम मैं आपको वो सिखाने की पूरी कोशिश तो करूंगा। तो स्याओजिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ जाता है और कुछ पीते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी मदद किसे चाहिए। तो यूसी बोलता है, क्या आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। वो आप ही थे जिसने एक से कई बार बहला फुसलाकर भेस बदलकर मेरे बाहों में आना चाहते थे। यह सुनकर स्याओजिंग को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस कप को स्क्विच कर देता है। फिर वो जल्दी से आकर स्याओजिंग का मुंह बंद कर देता है और जब वो उसकी आंखों में देखता है तो यूसी उसे प्यार से देख रहा था और इसे देखकर स्याओजिंग को ऐसा लगता है कि वो तो एक ठरकी है और वो तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटा लेता है, क्योंकि हमें पता है अगर वो अपना हाथ उसके मुंह में रखेगा तो वो उसे लीक करने लगेगा या फिर बाइट करने लगेगा। यूसी हंसते हुए बोलता है, किसी भी हालात में मैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब कि जिसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसे एक ही तकनीक 2 बार यूज़ करना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। फिर वो स्याओजिंग से पूछता है, अगर फ्यूचर में तुम्हारा भाई कभी तुम्हें किसी दूसरे राजनीतिक दुश्मन से बदला लेने के लिए बोले तो क्या तुम फिर से वही तरीका अपनाओगे, भेस बदल कर अपने
दुश्मन को जाल में फंसाना और उसका काम तमाम करना। तो कुछ सोचने के बाद स्याओजिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, और वो सोचता है ये कितना अच्छा मुहावरा है, वो इसका इस्तेमाल इतने अजीब तरीके से क्यों कर रहा है। यानी कि वो यहाँ पर यूसी की बात कर रहा है कि वो जो बातें कर रहा है वो एक मुहावरा है और वो इसको इतनी अजीब तरीके से क्यों बोल रहा है। तभी यूसी उसके करीब आ जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि आप ये तरकीब सिर्फ मेरे साथ ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि तुम जो अपना वेश बदल कर दुश्मनों को सेड्यूस करने का तरकीब लगाते हो वो सिर्फ तुम मुझ पर ही इस्तेमाल किया करो, किसी और पर नहीं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 20 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूसी की बातें सुनकर स्याओजिंग ब्लश करने लगता है और बोलता है अगर कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करता, इसलिए तुम अपने आप को ज़्यादा स्पेशल मत समझो, ठीक है। तो यूसी बोलता है अगर कोई और भी होता तो क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्याओजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे प्रॉब्लम क्यों होती। तो यूसी बोलता है अगर कोई और होता तो वो तुम्हें इस तरह टच करता, तुम्हारे इतने करीब आता, तुम्हारे कानों के साथ खेलता, तुम्हारे नेक के साथ खेलता तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ करता तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्याओजिंग बोलता है हाँ मुझे क्यों दिक्कत होगी, और वैसे भी अपने देश और इसके जनता के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर देना कोई बड़ी बात तो नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनकर यूसी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। फिर वो उसे टच करते हुए बोलता है फिर अगर कोई और इस तरह तुम्हें छूता तो क्या तुम भी उसी तरह रिएक्ट करती जैसा तुमने मेरे छूने पर किया था। तो स्याओजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, जिस पर यूसी उसे बोलता है तुम पानी की तरह सॉफ्ट हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो सख्त हो जाती है और उसे मैं संभाल सकता हूँ। यहाँ पर वो उस चीज़ की बात कर रहा है। तो उसकी बातें सुनकर और खुद को इस तरह टीज करता हुआ देखकर वो मन ही मन यूसी को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। यूसी उसे फिर बोलता है आपको पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, आप ये मानना ही नहीं चाहते कि मैं आपके लिए बहुत खास हूँ। जिस पर स्याओजिंग ब्लश करते हुए बोलता है मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कोई खास हो। तभी वो उसे टच करने लगता है जिससे स्याओजिंग का रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो ब्लश करते हुए काँप रहा था। वो उस पर चिल्लाकर बोलता है कि वो अपना हाथ हटाए। तो यूसी उसके और पास जाकर बोलता है अगर मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा तो क्या आप मदद के लिए किसी को बुलाएंगे। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ आती है जिससे वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। यूसी बोलता है लगता है कोई आ रहा है, और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्याओजिंग के भैया जांग जियो याओ आ रहे थे। वो अपने आदमियों से पूछते हैं कि यूसी कहाँ पर है, क्या वो अभी भी महल के अंदर ही है। तो उसके आदमी उसे बताते हैं हाँ उन्होंने कहा कि वो वहाँ जाने से पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएंगे। यूसी उससे फिर बोलता है ओह लगता है ये तुम्हारा अच्छा भाई आ गया है, चलो देखते हैं वो तुम्हें इस मुसीबत से बचाएगा या फिर तुम्हें अनदेखा करके चला जाएगा। ये बोलकर वो उसे टीज करने लगता है। तो स्याओजिंग अपनी आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए और उसके भैया को पता ना चल जाए। तभी यूसी उससे बोलता है दरअसल मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर बाहर के लोगों को और तुम्हारे भाई को पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। जब वो तुम्हें इस तरह देखेंगे और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका होगा। स्याओजिंग उस पर चिल्लाकर बोलता है ऐसा करने की तुम हिम्मत भी मत करना। तभी वो उसे टीज करने लगता है जैसे स्याओजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ब्लश करने लगता है। यूसी उसे टीज करते हुए बोलता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ से स्याओजिंग बेचारी की हालत खराब हो रही थी। यूसी बोलता है तुम्हें ये सब कितना भी अजीब लगे लेकिन तुम्हारे उसी भाई ने ही तुम्हें ये आदेश दिया था कि तुम ये सब करो, है ना। अब जब मुझे इसकी लत लग चुकी है तो उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम जो करने वाले थे वो तुम अब कर रहे हो और अब तो तुम्हें कोई नकाब पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर स्याओजिंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी वो उसको चुप कराते हुए बोलता है अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी रखिए क्योंकि वो आ रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि उन्हें पता चल जाए यहाँ पर क्या हो रहा है तो तुम अपनी आवाज़ को कम करने की कोशिश करो। खुद को संभालते हुए स्याओजिंग सोच रहा होता है ये कमीना ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो अपनी आवाज़ को रोकते हुए ब्लश करते हुए फिर सोचता है मुझे अपनी आवाज़ को रोकना होगा क्योंकि अगर बाहर सबको पता चल गया मेरे भैया के सामने, सारे मंत्रियों के सामने, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रीजेंट प्रिंस के साथ, जो कि इस देश का देशद्रोही है, अगर उसके साथ मैं हूँ तो लोग मुझे किस तरह से देखेंगे। मैं तो उनकी नज़रों में गिर ही जाऊँगा और आखिर में मेरे भैया ये सब कैसे सह पाएंगे। इसलिए मुझे अपनी आवाज़ को रोकना होगा। वो यही सब सोच रहा था और बाहर उसके भैया अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी एक पर्सन उन्हें इशारा करते हुए दिखाता है कि वहाँ देखिए। तो वो वहाँ देखते हैं जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था पर्दे के अंदर दो लोग थे, जिनमें से एक तो इन्हें पता है कि कौन है, जो कि यूसी था,
और दूसरे के बारे में उन्हें नहीं पता चलता। उन दो परछाई को इस तरह देखकर स्याओजिंग के भैया थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं मेरा भाई तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड में धनुष चलाने की ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए जो उसके साथ है वो कोई और हो सकता है। तभी उनके दो आदमी बात करने लगते हैं, देखो अभी भी रीजन प्रिंस किसी लड़के के साथ ही हैं, ये कितनी बुरी बात है। तो कोई दूसरा आदमी बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर वो स्याओजिंग के भैया से बोलते हैं महाराज मैं तुरंत जाकर रीजन प्रिंस को बुला कर लाता हूँ। ये सुनकर स्याओजिंग थोड़ा परेशान हो जाता है कि अगर वो यहाँ पर यूसी को बुलाने आएंगे तो वो उसे भी यूसी के साथ देख लेंगे। डर और शर्म के मारे स्याओजिंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसे इस तरह देखकर यूसी को बहुत ही खुशी हो रही थी। वो प्यार से स्याओजिंग को निहारने लगता है और तभी स्याओजिंग उसे गले लगाकर काँप रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो लोग उसका चेहरा देखें। और यूसी भी उसे पकड़ लेता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे टीज भी कर रहा था, जिस पर स्याओजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होकर सोचता है इतना कुछ होने के बावजूद भी बाहर इतने सारे लोग हैं और हम बिल्कुल पकड़े जाने ही वाले हैं, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके बदतमीजी की तो कोई हद ही नहीं है, वो हद से ज़्यादा बदतमीज है। उसके बाद इससे पहले कि उनका कोई आदमी रीजन प्रिंस को बुलाने जाए, स्याओजिंग के भैया उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। रीजन प्रिंस को कोई भी डिस्टर्ब मत करो और उनका मूड खराब करके उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है यूसी के साथ कोई और है, स्याओजिंग नहीं। वरना अगर उन्हें पता होता कि उसके साथ स्याओजिंग ही है तो वो दखल ज़रूर देते। तो बाहर से ये सब आवाज़ सुन के स्याओजिंग को थोड़ी राहत मिल जाती है कि चलो अच्छा है, अब कोई उन्हें चेक करने नहीं आ रहा। हालांकि उसकी हालत ख़राब थी, फिर भी वो सोच रहा था अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर नहीं आए, वरना मुझे इस तरह देखकर पता नहीं वो क्या सोचते। उसके बाद वो यूसी से दूर हो जाता है और मुँह बनाकर सोचता है वो कितना बुरा है, मेरे साथ ये सब करने के बावजूद भी वो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो तो एक इंसान के रूप में एक दरिंदा है। तभी यूसी उदास होने का नाटक करते हुए बोलता है कल आने से पहले ही अब तो सारे लोग यही बातें करते रहेंगे और अफवाहें फैलाएंगे कि मेरा किसी नौकर के साथ चक्कर चल रहा है और ये सब आपको बचाते बचाते हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है, मेरा रेपुटेशन ख़राब कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको इसकी भरपाई कैसे करनी चाहिए। तभी स्याओजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम ये डिजर्व करते हो, तुमने सारी हदें पार कर दी है। ये बोलकर वो उसकी तरफ चिल्ला के उस पर झपटना चाहता था, पर वो फिसल कर गिरने ही वाला था। तभी यूसी उसे पकड़ लेता है और बोलता है ऐसा लगता है कि आज आप बहुत थक चुके हैं। खैर प्लीज़ मैंने जो आपसे बोला है वापस जाने के बाद उस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना, मैं आपसे जल्द ही मिलने आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और स्याओजिंग भी अपने ठिकाने पर वापस आ जाता है। वो सोच रहा होता है किस्मत से धनुष तीर की ट्रेनिंग करते टाइम अक्सर मेरे कपड़े पसीने से भीग जाते हैं और सारी तैयारियां भी की जा चुकी है और बदलने के लिए नए कपड़े भी हैं और अब उन्होंने महल के बाहर रहने वाले नौकरों की जगह भी खाली कर दी है। यहाँ पर वो ये सब इसीलिए सोच रहा है क्योंकि अगर उसे उसके भैया ने देख लिया और वो पसीने से लथपथ है तो उनका शक कहीं और जा सकता है। इसलिए वो ये सोच रहा है कि चलो अच्छा है, ट्रेनिंग करते टाइम भी मुझे पसीने आ रहे थे, इसलिए वो सोचता है अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं किसी को अजीब नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया है। फिर वो यूसी के बारे में सोचता है चलो अच्छा है, उसमें अभी भी इतनी अच्छाइयाँ बाकी हैं कि उसने मेरी इज्जत बचाने में मेरी मदद की। तभी वो यूसी के बोले गए बातों को याद करता है जहाँ वो बोल रहा था कि ये सब चालें आप सिर्फ मुझ पर ही इस्तेमाल करें, किसी और पे नहीं। उसे याद करके वो सोचता है अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो क्या मैं ऐसा करता, क्या उसकी जगह पर कोई और होता जो मुझे इस तरह से ट्रीट करता, मुझे इस तरह से छूता, मुझे इस तरह से छेड़ता, तो क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं शुरू से सोचूं तो इस प्लान के ऊपर काम करने में मैंने बस थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया था, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी जब हमने वो सब किया था। फिर वो मुंह फाड़ कर सोचता है कहीं मैं सच में उसे पसंद तो नहीं करने लग गया, कहीं मैं सच में उसकी तरह लड़कों को पसंद करने वाला तो नहीं बन गया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।